like a Hellcat. पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आइडल्स ऑन एयर शो में सबसे पहले शख्स का एक मेंबर यानी चोई डांस करता है, जिसके बाद किसी एक दूसरे ग्रुप की लड़की डांस करती है और फिर जब इन दोनों के बाद महा को स्टेज पर बुलाया जाता है तो वो भी वहाँ काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है। पर जब वो लालिमा के पास आकर अपना हाथ आगे करती है साथ में डांस करने के लिए तो लालिमा ऑब्वियसली उसके डांस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। तो फिर अब महा रियोक के सामने अपना हाथ आगे करती है, जिसे ऐसा करता देख सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और मैनेजर जून पीछे से इशारे कर रहे होते हैं कि रियोक महा का साथ ना दे, बट रियोक तब भी महा का साथ देता है ताकि उसकी सभी के सामने इंसल्ट ना हो सके। और फिर ये दोनों साथ में अपना वही पुराना वाला डांस करते हैं जो महा ने रियोक की वीडियोस को देखकर सीखा था। जिन दोनों को बिल्कुल एक जैसा डांस करता हुआ देख बाकी सब भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। और वहीं दूर से रियोक की कोई क्रेजी फ़ैन चुपके से इन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। वेल डांस एंड होता है जहां रियोक महा के साथ डांस करके बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रहा था। फिर जब इन दोनों से पूछा जाता है कि क्या आप दोनों ने शो से पहले डांस प्रैक्टिस की थी तो इस पर वो साफ मना कर देते हैं। देन शो ख़त्म होता है और सभी स्टार्स वापस अपने घर जाने लगते हैं, जहाँ लालिमा अब महा से पहले से भी ज़्यादा गुस्सा दिख रही थी, इसलिए वो भी तुरंत वहाँ से चली जाती है। देन जिहाक महा के पास आए और रियोक को हाय बोला, बट रियोक गुस्से में उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला गया। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनेजर जून किसी को कॉल करने की काफ़ी कोशिश कर रहे होते हैं और जब वो कॉल वाला पर्सन अपनी कॉल पिक नहीं करता तो वो रियोक को गाड़ी में जाने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। देन महा और जिहाक भी अपनी कार में आए, जहां महा जब कार में रियोक की जैकेट रखी देखती है तो वो उसको जल्दी से रियोक को देने वापस चली जाती है। दूसरी तरफ मैनेजर जून आइडल्स ऑन एयर शो के डायरेक्टर के पास आए और उनसे महा और रियोक के डांस सीन को कट करने की रिक्वेस्ट करी, जिसके लिए शो ऑनर मान जाता है। और वहीं दूसरी तरफ महा रियोक के पास आकर उसको उसकी जैकेट दे देती है और फिर जाने से पहले बोलती है कि आपको लगता है कि मैं सिर्फ लालिमा की कॉपी कर सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ वही करती हूँ जो मुझे करने के लिए बोला जाता है। अगर आपको मेरी ये सभी चीज़ें यूजलेस लगती हैं तो आई एम सॉरी। और फिर इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसकी ये सभी बातें सुनकर रियोक थोड़ा बहुत सैड दिख रहा था। फिर जब जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि चोई भी महा की ये सब बातें सुन चुका है, इसलिए वो रियोक से महा के बारे में पूछने लगता है कि आखिर ये लड़की थी कौन, बट रियोक उसे कुछ नहीं बताता। कि तभी हम देखते हैं कि दूर खड़ी रियोक की कुछ फैंस उसकी और महा की फोटोज क्लिक कर चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी दिख रही होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ लालिमा को ये बात सोच कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि जब मैंने रियोक के सामने अपना हाथ आगे किया था डांस के लिए तो तब उसने मुझे तो मना कर दिया था और आज मेरी कॉपी कैट के साथ डांस कर लिया। इसका मतलब कि क्या मैं अपनी कॉपी कैट से हार गई? वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब महा वापस अपने घर जा रही होती है कि तभी उसके पास यूजिन की कॉल आती है, जो कि उससे पूछने लगता है कि तुम आज इतनी सैड क्यों दिख रही हो। कि तभी हम देखते हैं कि यूजिन महा के सामने है। एक्चुअली आज यूजिन की छुट्टी थी, इसलिए वो डायरेक्ट महा से मिलने आ गया, क्योंकि फिर कल से वो अपनी न्यू एल्बम शूट करवाने में बिजी हो जाएगा। और वैसे भी उसके ग्रुप की पिछली एल्बम कुछ खास चली नहीं थी, इसलिए उसे अब और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो ये सुन महा यूजिन के लिए खुश होने लगती है और फिर बताती है कि आज मेरे पास भी एक गुड न्यूज़ है। यूजिन पूछता है कि और वो क्या, तो इस पर वो बताती है कि आज उसने एक स्टार के साथ डांस किया। तो ये सुन यूजिन हैरानी से पूछता है कि किसके, लालिमा के। तो इस पर वो मुस्कुराते हुए बताती है कि नहीं, वो एक बहुत ही बड़ा स्टार है जिसके साथ डांस करना किसी सपने से कम नहीं। कल जब आइडल्स ऑन एयर शो आएगा तो तुम खुद देख लेना कि वो कौन है। तो ये सुन यूजिन चुप हो जाता है और कुछ समझ नहीं पाता। वेल अब जब महा वापस अपने घर आती है तो वहाँ यूरी और शिम उससे बहुत सारे सवाल करने लगती हैं कि उसका आज का दिन कैसा रहा और वो किस किस से मिली।
बट अब क्योंकि माहा काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो उन दोनों को बिना कुछ बताए सोने चली जाती है। और वहीं रियोक भी जब वापस अपने घर आता है तो वहाँ मैनेजर जुन उससे जैकेट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल करने लगते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ से ये जैकेट वापस लेने की, अगर तुम दोनों को साथ में वहाँ पर कोई देख लेता तो इस पर रियोक बोलता है कि आप टेंशन मत लो, हमें वहाँ किसी ने नहीं देखा। तो इस पर मैनेजर जुन बोलते हैं कि टेंशन की तो सारी बात है, क्योंकि तुमने आज उस लड़की के साथ डांस भी किया, जबकि तुम्हें पता है ना कि ये सब करना तुम्हारे लिए कितना रिस्की हो सकता है। और वैसे भी क्या तुम ये बात भूल गए हो कि उस लड़की का ऑलरेडी कोई और बॉयफ्रेंड है जो कि उसे उस रात पिकअप करने आया था। तो ये सुन रियोक को अचानक ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, इसलिए रियोक के सभी दोस्त मैनेजर जुन को ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर भेज देते हैं। और फिर अब रियोक वही सब मोमेंट्स याद करता है जब यूजिन भागता हुआ माहा के पास आया था उसको अपने साथ ले जाने के लिए। जिन सभी बातों को याद करके रियोक यहाँ काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है कि तभी हानजाए रियोक के पास आकर उसे आराम करने के लिए बोलने लगता है, जिस पर रियोक पूछता है कि बैंक कहाँ है। तो इस पर वो बताते हैं कि वहीं जहाँ वो ऑलवेज रहता है। कि तभी हमको बैंक को दिखाया जाता है जो कि म्यूजिक स्टूडियो में एक सियोक नाम के पर्सन के साथ था जो कि एक सॉन्ग राइटर है। पहले नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माहा, यूरी और शिम ये तीनों बैठकर आइडल्स ऑन एयर शो को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। और वही रियोक भी अपने घर पर शो को देख रहा होता है, लेकिन शो देखकर उन्हें पता चलता है कि माहा के इंट्रोडक्शन के अलावा उसका पूरा परफॉर्मेंस काट दिया गया है, जिसे देख माहा यहाँ काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। कि तभी शिम बताती है कि शो में कोई सीन ना होने के बाद भी माहा इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही है। तो ये सुन वो तीनों हैरान हो जाती हैं। और फिर अब डिटेल्स में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि माहा की रियो को जैकेट देते हुए टाइम की फोटोज लीक हो चुकी हैं, जिस वजह से शार्क्स की फैंस शार्क्स से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि जो जैकेट रियोक ने माहा को दी थी वो कोई नॉर्मल जैकेट नहीं बल्कि बहुत स्पेशल जैकेट थी, जिसे शार्क्स की फैंस ने मनी कलेक्ट करके उनको उनकी 7th एनिवर्सरी पर गिफ्ट की थी। इसलिए शार्क्स की सभी फैंस गुस्से में माहा को भी काफ़ी बुरा भला बोलने लगती हैं और कहती हैं कि पहले क्या लालिमा कम थी जो रियोक के ऊपर लाइन मारती थी, जो अब उसकी कॉपी कैट यानी माहा भी रियोक के पीछे पड़ गई है। और साथ ही वो सभी गर्ल्स शार्क्स ग्रुप को बायकॉट करने की डिमांड करने लगती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि शार्क्स मेंबर्स को उनके फैंस की कोई फिक्र नहीं, इसलिए वो उनके दिए हुए गिफ्ट्स को ऐसे ही किसी भी लड़की को दे देते हैं। जिसके बाद ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है और शार्क्स के बाकी मेंबर्स भी डॉम आ जाते हैं। इतने में हानजाए बताता है कि रियोक की माहा के साथ डांस की हुई वीडियो भी वायरल हो चुकी है, जिस वजह से हमारे फैंस और भी ज़्यादा भड़क रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि माहा रियोक की सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। और वहीं दूसरी तरफ जब यूजिन भी इस न्यूज़ को देखता है तो उसे देख वो समझ जाता है कि माहा जिस बड़े स्टार की बात कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि रियोक है। इसलिए यूजिन को यहाँ काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता है कि तभी उसके ग्रुप का एक मेंबर यानी ह्यून यूजिन के पास आकर उसको टीज करने लगता है और बोलता है कि लगता है कि ये लड़की रियोक को पसंद करती है। तो ये सुन यूजिन को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो ह्यून को गुस्से से देखने के बाद उसको टक्कर मारकर वहाँ से चला जाता है। अब हम लालिमा को देखते हैं, जो कि वो भी ये न्यूज़ जानकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए बोलती है कि क्या ये माहा मेरा नाम यूज़ करके रियोक के क्लोज आने की कोशिश कर रही है ताकि फेमस हो सके, जिसकी बातों का सपोर्ट उसके डायरेक्टर भी करने लगते हैं। कि तभी वो बोलती है कि वो एक न्यू सॉन्ग रिलीज़ करेगी, वो भी सिर्फ रियोक के साथ। और वहीं दूसरी तरफ माहा खुद के बारे में बुरे बुरे कमेंट्स रीड करके बोलती है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब एक्सप्लेन कर देगी, बट ऐसा करना उसके न्यू ग्रुप के लिए बुरा हो सकता था, इसलिए जिहाक उसे शांत बैठने के लिए बोलते हैं। पर वहीं रियोक से ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए वो तुरंत ही एक अपॉलॉजी लेटर लिखकर उसे पोस्ट कर देता है। लेटर में रियोक लिखता है कि मैंने बस एक ठंड में कांपती हुई लड़की की मदद की, उससे ज़्यादा हमारे बीच कुछ
नहीं, बट अगर मेरे ऐसा करने से मेरे फैंस मुझसे हर्ट हुए हैं तो मैं उन सभी से दिल से माफ़ी मांगता हूँ। जिसके बाद रियोक की ये पोस्ट इतनी तेज़ी से वायरल होती है कि सभी लोग इसे रीड कर लेते हैं और उनका गुस्सा यहाँ थोड़ा बहुत शांत हो जाता है। देन शार्क्स के सभी मेंबर्स अपनी अपनी उसी वाइट जैकेट को पहनकर बाहर आकर शार्क्स को बायकॉट करने वाले ग्रुप के सामने आकर उन सभी से माफ़ी मांगते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो फिर दोबारा कभी अपने फैंस को नाराज़ नहीं करेंगे। जिनकी ये सब बातें सुन शार्क्स की फैंस का सारा गुस्सा ख़त्म हो जाता है और वो उन्हें तुरंत ही माफ़ कर देती हैं, बट बोलती है कि अब उनकी नज़र हमेशा रियोक और माहा पर रहेगी। कि तभी वहाँ एक कोने में हमें रिपोर्टर जुंगी को भी दिखाया जाता है, जिन्हें ये बात बहुत अजीब लगती है कि रियोक ने इन सभी बातों पर एकदम ही रिएक्ट क्यों किया, यानी उसने अपॉलॉजी लेटर कैसे लिख दिया जबकि उसका ऐसा नेचर बिल्कुल भी नहीं। पहले अब नेक्स्ट सीन में हम सीओ पार्क को देखते हैं जो कि रियोक से उस लेटर की वजह जानना चाहते थे, पर तभी शार्क्स मेंबर्स ने सारी गलती बारी बारी से अपने ऊपर ले ली और कहा कि हमारी वजह से हुई गलती को हम ही सुधारना चाहते थे क्योंकि हम एक टीम हैं। और फिर इतना बोलकर वो लोग वहाँ से चले गए। बट सीओ पार्क को उनकी इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब क्या ये लोग खुद को इतना ज़्यादा बड़ा समझने लगे हैं जो बिना मुझे कुछ बताए हर चीज़ कर रहे हैं। और फिर जब सीओ पार्क ने अपने असिस्टेंट से टी पार्टी के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि ये जिहाक की कंपनी का ग्रुप है, जिस बात से उन्हें और भी ज़्यादा हैरानी होती है। वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग महा रनिंग पर निकल कर ब्रिज तक पहुंची और वहाँ ज़ोर ज़ोर से रियोक के ऊपर चिल्लाई कि वो खुद अपोलोजाइज लेटर कैसे लिख सकता है जबकि उसको पहले मैं पोस्ट करने वाली थी। एक्चुअली महा इस बात से गुस्सा होती है क्योंकि रियोक ने अपनी पोस्ट में महा को एक बेचारी लड़की बोला था, जबकि वो तो उस रात रियोक से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं लेना चाहती थी। वेल अब लंच टाइम में जिहाक ने सबको याद दिलाया कि आज उनका सैलरी डे है और पैसे उनके अकाउंट्स में आ चुके हैं। तो ये देख वो तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं, मगर उन्हें पूरे महीने कोई प्रॉफिट नहीं किया था जिस वजह से उन्हें अंदर ही अंदर काफ़ी बुरा भी लगता है। देन जिहाक उन्हें बताते हैं कि उनके पास 23 सॉन्ग्स के ऑफर्स हैं, जिन सभी को सुनकर उन्हें उनमें से एक सॉन्ग को फाइनल करना होगा। पर सभी सॉन्ग्स को सुनने के बाद भी उन तीनों को कोई भी सॉन्ग पसंद नहीं आया क्योंकि एक भी सॉन्ग टी पार्टी की तरह साउंड नहीं कर रहा था। तो ये देख जिहाक ने कहा कि उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो उन्हें पैसे छापने वाली मशीन नहीं बनाना चाहते बल्कि उन्हें उनकी आइडेंटिटी देना चाहते हैं। जिसके बाद फिर ये तीनों वापस अपने घर आ गए, जहाँ काफ़ी देर तक सोचने के बाद महा को आइडिया आया कि क्यों ना हम उसी सॉन्ग को यूज़ करें जो हमने ओमेगा 3 के लिए रेडी किया था, जिस बात के लिए यूरी और शिम ये दोनों भी मान जाती हैं। और फिर ये तीनों भागकर उस सीडी के पास आती हैं जिसमें उनका सॉन्ग है। वेल इनका ये सॉन्ग उसी सियोक नाम के सॉन्ग राइटर ने लिखा था जो कि शार्क्स के एक मेंबर यानी बैंक का दोस्त है, इसलिए तीनों मिलकर सियोक को कॉल करने का डिसाइड करती हैं। और वहीं सियोक जो कि अपने बॉस से बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि तभी उसके पास महा की कॉल आती है जो कि उससे सॉन्ग के बारे में पूछने लगती है। तो इस पर सियोक तुरंत ही महा को मिलने के लिए बुला लेता है। देन ये तीनों एक कैफ़े में आकर सियोक के आने का वेट करने लगती हैं और वो ये सब जिहाक को बिना बताए कर रही हैं ताकि अगर सब अच्छे से रहा तो वो जिहाक को सरप्राइज दे सकें। देन कुछ देर के बाद सियोक भी वहाँ आ जाता है जिससे महा बोलती है कि हम आपके लिखे हुए सॉन्ग को अपने डेब्यूट में यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि पिछली बार एक हादसे की वजह से हम उस सॉन्ग को डेब्यूट नहीं कर पाए थे, पर अब उन्हें फिर से एक और मौका मिला है डेब्यूट होने का, इसलिए वो चाहती हैं कि वो अपने करियर की शुरुआत इसी सॉन्ग से करें। जिनकी ये सभी बातें सुनने के बाद सियोक वापस अपने स्टूडियो आ जाता है और अपने बॉस से कॉल मी सॉन्ग के बारे में पूछता है। एक्चुअली सियोक का ये सीन है कि वो जो भी सॉन्ग लिखता है उसका क्रेडिट उसे नहीं मिलता, इसलिए वो अपने बॉस से पूछता है कि बॉस मैंने जो कॉल मी सॉन्ग लिखा था क्या उसके राइट्स मैं ले सकता हूँ। तो अब क्योंकि सियोक के बॉस को कॉल मी सॉन्ग से कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ था इसलिए वो कॉल मी सॉन्ग के सभी राइट्स सियोक को दे देते हैं। वेल नेक्स्ट सीन में हम यूजिन को देखते हैं जो कि अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसको वो सब बातें याद आने लगती हैं जो महा ने बोली थी कि आज उसने एक बहुत ही बड़े स्टार के साथ काम किया, जिस बात को याद कर यूजिन यहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में डांस करने लगता है क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि महा उसके अलावा किसी और लड़के के क्लोज हो।
जिसको इतनी स्पीड में डांस करते हुए उसके कंपनी के सीईओ देख लेते हैं और वो यहाँ यूजिन से इम्प्रेस हो जाते हैं। वेल अब नेक्स्ट डे सीईओ वापस महा और उसकी फ्रेंड से मिलता है और कहता है कि वो उन लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार है, बट वो खुद इस सॉन्ग को प्रोड्यूस करेगा। जिस बात को सुन वो तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। देन सीईओ बोलता है कि उन्हें लिरिक्स को थोड़ा बहुत चेंज करके और भी ज्यादा दमदार बनाना होगा, जिस बात के लिए ये तीनों पहले से ही रेडी थी क्योंकि वो तीनों भी ऐसा करने वाली थी। इसलिए फिर ये तीनों खुशी खुशी वापस घर आकर जोरों शोरों से न्यू लिरिक्स को लिखना शुरू कर देती हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में तीनों लड़कियां अपनी अपनी लिरिक्स लिखने में बिजी थी, जिनके बाद जब जैसे जिहाक आते हैं तो वो तीनों जल्दी से वहां से भाग जाती हैं, पर जल्दबाजी में उनसे वहां एक नोट छूट जाता है जिसमें सियोक की कंपनी के बारे में लिखा हुआ था। तो ये देख जिहाक तुरंत ही सियोक से मिलने चले जाते हैं क्योंकि सियोक उनका भी एक काफ़ी अच्छा पुराना दोस्त है, जो कि वो भी ये बात जानकर हैरान होता है कि टी पार्टी असल में जिहाक की कंपनी की मेंबर्स हैं। वेल वो यहाँ जिहाक को सब बता देता है कि वो टी पार्टी के साथ उसके लिखे हुए एक पुराने सॉन्ग पर काम कर रहा है। तो ये सुन जिहाक हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो ये तीनों मुझे सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रही थी। देन वो सियोक को कॉल मी सॉन्ग खरीदने के लिए पैसे देते हैं, बट सियोक उन्हें लेने से साफ मना कर देता है और बताता है कि टी पार्टी गर्ल्स ऑलरेडी उन्हें पैसे दे चुकी हैं, पर वो उन दोनों से ही पैसे नहीं लेना चाहता है क्योंकि ये उसके करियर की भी एक नई शुरुआत है जिसमें वो फर्स्ट टाइम अपने लिखे हुए सॉन्ग्स का क्रेडिट लेगा। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यूरी सॉन्ग सिंग करने के लिए अपना गला ठीक कर रही है, तो वहीं शिम जल्दी जल्दी अपना मेकअप कर रही है और वहीं माहा अपनी हुडी ढूंढ रही है क्योंकि आज इन तीनों का सॉन्ग रिकॉर्डिंग डे है। इसलिए ये तीनों जल्दी जल्दी से तैयार होकर सियोक के स्टूडियो पहुंच जाती हैं, जहां सबसे पहले यूरी अपनी लाइंस रिकॉर्ड करवाती है, जिसे देख माहा को डर लगने लगता है। इसलिए वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा नर्वस होकर वॉशरूम के लिए चली जाती है, जिसके जाते ही वहाँ शार्क्स का एक मेंबर यानी बैंग आ जाता है, जिसको देख शिम भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। देन बैंग यूरी को सिंग करते हुए सुन पूछता है कि ये कौन है, तो इस पर सियोक उसको टी पार्टी के बारे में सब बता देता है। और वहीं बाहर माहा जब जैसी वॉशरूम से बाहर आती है कि तभी उसकी वहाँ मुलाकात रियोक से हो जाती है, जहाँ एक दूसरे को एक बार फिर आमने सामने देखकर ये दोनों ही काफ़ी हैरान थे। देन रियोक माहा को जाने का रास्ता देता है, बट माहा जाने से पहले रियोक को उसके अपोलोजाइज लेटर के लिए थैंक्स बोलती है, ये कह के कि वो भी खुद अपोलोजाइज लेटर लिखने वाली थी। तो ये सुन रियोक एक बार फिर माहा को एटीट्यूड दिखाने लगता है और कहता है कि क्यों, तुम होती कौन हो मेरे मैटर्स में इंटरफेयर करने वाली। तो ये सुन इस बार माहा को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर बोलती है कि आखिर तुमने खुद को समझ क्या रखा है। जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हें जैकेट के लिए थैंक्स बोला था तो तब तुमने मुझे लालिमा की कॉपी बोला, और अब जब मैं तुमको अपोलोजाइज लेटर के लिए थैंक्स बोल रही हूँ तो तुम मुझे अपने काम से मतलब रखने के लिए बोल रहे हो, जबकि मैंने तो तुमसे नहीं बोला था ना कि तुम उस रात मुझे अपनी जैकेट दो या फिर मुझे फॉलो करो। जिसकी ये सब बातें सुन रियोक बेचारा एक टाइम के लिए सहम जाता है। देन अब इस बारी माहा रियोक को एटीट्यूड दिखाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके जाने के बाद रियोक इस सोच में रह जाता है कि इसने अपने सीनियर के सामने बोलने की हिम्मत कैसे की। वेल अब माहा वापस रिकॉर्डिंग रूम आ जाती है, जहां यूरी अपनी लाइन सिंग कर चुकी थी, जिसकी जब बैंक तारीफ करने की कोशिश करता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है पर तुम एकदम एक्सपर्ट्स की तरह सिंग कर रही थी, तो इस पर वो बोलती है कि आई नो, और फिर डायरेक्ट शिम के पास आकर बैठ जाती है। फिर जब माहा सिंग करने के लिए जाती है कि तभी वहाँ रियोक भी आ जाता है, जिसे देख माहा नर्वस होने लगती है और बिल्कुल भी सही से सिंग नहीं कर पाती क्योंकि उसको रियोक की आईज बहुत ही डरावनी दिख रही थी। जिसे नर्वस होता हुआ देख रियोक म्यूजिक को बंद कर बोलता है कि तुम लालिमा की पूरी कॉपी कर सकती हो पर तुमसे खुद के सॉन्ग सिंग नहीं किए जा रहे। क्या तुमने अपनी लाइफ की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मजाक में ले रखा है। जिसे ऐसा बोलता हुआ सुन सब हैरान होते हैं एंड माहा गुस्से से रियोक को देखने के बाद बोलती है कि अब वो स्टार्टिंग से सिंग करेगी, वो भी बिना अटके। तो ये सुन रियोक हंसने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है।
जिसके जाते ही माहा अब बहुत अच्छे से सिंग करने लगती है। वेल अब नेक्स्ट डे जिहाक एक बहुत ही फेमस ड्रेस डिजाइनर से मिलते हैं, जो कि वो भी उनकी एक अच्छी दोस्त है। इसलिए वो टी पार्टी की ड्रेस डिजाइन करने के लिए अपने चार्जेस कम लेती है। यानी एक तरह से जिहाक की अच्छी जान पहचान होने की वजह से टी पार्टी को बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एनओजी एंटरटेनमेंट में शार्क्स अपने परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ स्पार्कलिंग ग्रुप के मेंबर्स अपने न्यू सॉन्ग की परफॉर्मेंस म्यूजिक हॉलिक के सीओ को दिखाते हैं, जहां सीओ लीडर ह्यून को हटाकर यूजिन को सेंटर में आने के लिए बोल देते हैं। ये सुन ह्यून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर सीओ के वहां से जाने के बाद वो गुस्से में वहां से चला जाता है। बट यूजिन के बाकी सब दोस्त उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और वहीं दूसरी तरफ माहा यूरी और शिम के साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए गाना रिकॉर्ड करती है, जो कि अच्छे से एडिट होने के बाद उन्हें मिल जाता है। तो ये देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती हैं और फिर इन तीनों ने अपने इस ब्रांड न्यू सॉन्ग को जिहाक को सुनाया, जिसे सुन जिहाक को भी वो सॉन्ग पसंद आ जाता है। और फिर ये तीनों अपनी डांस प्रैक्टिस करने लगती हैं कि तभी वहाँ इनकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आई और इनका सारा काम अच्छे से हो गया। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिहाक अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास जाकर टी पार्टी के बारे में बताते हैं और फिर वो लास्ट में एनओजी एंटरटेनमेंट आए, जहां उनकी मुलाकात मैनेजर टाई से हुई। फिर वो ऑफिस में गए और टी पार्टी के बारे में और बाकी सब लोगों को भी बताया। जिसके बाद फिर जब रात में जिहाक ने तीनों लड़कियों को नूडल्स पार्टी दी तो ये देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। पर जब जिहाक बताते हैं कि 2 वीक्स बाद उनका ऑफिशियल डेब्यूट है, तो ये सुन वो तीनों काफ़ी बुरी तरह शॉक हो जाती हैं और कहती हैं कि अब उन्हें डाइटिंग करनी होगी। एंड माहा भागकर बाहर आ जाती है और बाहर आकर खुशी के मारे रोने लगती है और फिर स्टेडियम की तरफ देखकर बोलती है कि इस बारी वो पक्का उस स्टेडियम में परफॉर्म करेगी। कि तभी उसके पास यूजिन की कॉल आती है, जो कि वो भी माहा को कांग्रेट्स बोलने लगता है और कहता है कि अब वो उससे स्टेडियम में मिलेगा। तो ये सुन माहा काफ़ी खुश होती है। वेल अब कॉल कट करने के बाद हमें पता चलता है कि यूजिन का हमेशा से माहा के साथ एक ही स्टेज पर डांस करने का सपना था, जो कि अब फाइनली पूरा होने वाला है। और बस फिर कुछ दिन बाद इनके डेब्यूट का दिन आ ही जाता है, जहां माहा, शिम और यूरी ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रही थी। फिर जब ये तीनों सभी पब्लिक और मीडिया के सामने आकर खुद को इंट्रोड्यूस करती हैं, तो उनकी ना ही कोई फ़ोटोज़ लेता है और ना ही कोई उन्हें नोटिस करता है। मतलब कि अभी ये तीनों पॉपुलर नहीं हैं, तो इन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है। और ठीक ऐसा ही बहुत साल पहले बीटीएस मेंबर्स के साथ भी हुआ था, जहाँ जब वो भी फर्स्ट टाइम मीडिया के सामने आए थे तो उनको भी बहुत बुरी तरह इग्नोर कर दिया गया था। पर आज जो बीटीएस की पोजीशन है उसको एक्सप्लेन करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि आज वो अपनी मेहनत से कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं। वेल यूरी, शिम और माहा लोगों के बिहेवियर को दिल पर ना लेते हुए अंदर चली जाती हैं, जहाँ यूजिन को माहा आती हुई दिख जाती है। इसलिए वो काफ़ी ज़ोर से माहा का नाम पुकारता है, जिसे सुन माहा भागती हुई यूजिन के पास आती है। देन ये चारों खुशी खुशी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जहाँ बीच में शिम ने काफ़ी शर्माते हुए यूजिन को कांग्रेट्स बोला। तो इस पर यूजिन के थैंक्स कहने पर शिम फिर से ब्लश करने लगी। कि तभी इन चारों को बाहर से पब्लिक के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं, क्योंकि वो सभी और किसी को नहीं बल्कि शार्क्स मेंबर्स को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। देन शार्क्स मेंबर्स फुल स्वैग के साथ इन सभी के सामने एंट्री मारते हैं और यहाँ सच में इन 5 मेंबर्स की एंट्री वाकई में बहुत ही ज़्यादा कूल होती है, जिन्हें देख ये चारों हैरान हो जाते हैं। फिर जब रियोग इन सभी के पास आता है तो उसे देख यूजिन उसे हेलो करता है, पर अब क्योंकि रियोग को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि यूजिन माहा का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो उसको यहाँ गुस्से से देखता है। फिर जब उसकी नज़र माहा पे पड़ती है कि माहा भी यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, तो ये देख रियोग एक बार फिर जेलस होने लगता है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। बट जाने से पहले हमें इस एपिसोड में भी माहा के 7 साल पुराने पास्ट की एक क्लिप दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि
माहा काफी देर तक डांस प्रैक्टिस करने के बाद भागती हुई म्यूजिक हॉलिक एजेंसी जा रही होती है, जिसे जाते हुए यूजिन भी उसको देख लेता है और फिर उसका पीछा करने लगता है और फिर वो भी माहा का पीछा करने के चक्कर में म्यूजिक हॉलिक एजेंसी का ऑडिशन फॉर्म फिल कर देता है ताकि माहा को एक नज़र देख सके। कि तभी माहा यूजिन के पास आकर पूछती है कि क्या यहाँ तुम्हारा आज फर्स्ट डे है? टेंशन मत लो, तुम्हें यहाँ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। जिसे फर्स्ट टाइम फेस टू फेस देख यूजिन हैरान रह जाता है और फिर माहा के वहाँ से जाने के बाद वो बहुत ही प्यार और हल्के से माहा का नाम पुकारता है। और बस फिर पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.